फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर्स टॉक। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है मिनी शुक्ला और इन्होंने यूपीएससी 2021 के एग्जाम को क्लियर किया है। इनकी रैंक है 96। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या करना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स और उनके बहुत सारे क्वेरीज होती हैं जिन सवालों का वो जवाब चाहते हैं बट उनको मिल नहीं पाता। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश करते हैं कि उन्हें इन सारे सवालों के जवाब मिल सके ताकि उनको अपनी प्रिपरेशन करने में आसानी हो। मैंने आपके इस बिग अचीवमेंट के लिए मेनी कांग्रेचुलेशन। सिलेक्शन के बाद इतनी बिग सक्सेस, वो भी टॉप 100 में आना, ये इतना इजी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट ये गेस करते हैं कि चलो पहले सिलेक्ट तो हो जाओ, बट आप सिलेक्ट भी हुई और टॉप 100 में आई। तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है, साथ ही साथ आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था रिजल्ट आने के बाद? सबसे पहला मुझे लगता है मेरे लिए भी और फैमिली के लिए भी रिलीफ था टू हैव द नेम ऑन द लिस्ट, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता आई डोंट थिंक कोई भी एक्सपेक्ट करता है कि सब ये बोल रहे थे कहीं भी इसमें नाम आए, बस नाम आ जाए। तो बहुत बड़ा रिलीफ था और बहुत खुश हैं फैमिली ने क्या रिएक्शन दिया, उनका क्या कहना था जब रिजल्ट आया? उनका रिएक्शन ये था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। मेरी सिस्टर एक्चुअली मेरी 19 बैच आईपीएस ऑफिसर है, तो सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी मुझे उन्हीं का रहा है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मैंने उन्हीं के साथ महसूस की। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये भी बताएं कि वो लम्हा कौन सा था जब आपने डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है और आईएएस बनना है? मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्वालियर से ही, और बाकी की मेरी पढ़ाई सब कुछ ग्वालियर से हुआ है। मैं भिंड से हूँ। बेहतर पढ़ाई और बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे। भिंड में उतने अच्छे स्कूल्स उस वक्त नहीं थे, तो काफ़ी मैं छोटी थी, 3rd स्टैंडर्ड में हम ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे। और वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 2 साल टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया। ग्वालियर में 1 साल और 1 साल लगभग पुणे में मैंने काम किया। तो उस दौरान क्योंकि अखबार में जब भी हम काम करते हैं बहुत ही लोकल सप्लीमेंट 2 थे, पिंपरी चिंचवाड़ के लिए और ग्वालियर के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को देखने का मुझे मौका मिला। ग्वालियर में मैं कुछ सर्विंग ऑफिसर्स से उस वक्त मिली कलेक्ट्रेट में और एसपी ऑफिस में अपॉर्चुनिटी मिली थी, और मैंने देखा कि कितना ज़्यादा कुछ किया जा सकता है इस फील्ड में आके, और कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, तो मुझे लगा कि इस फील्ड में आके मैं कर सकती हूँ उनके बारे में काफ़ी कुछ। और बाकी मेरी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इसके लिए। वो 2018 में एग्ज़ाम दे रही थी जब मैंने थोड़ा डिसाइड किया कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने छोटे शहरों से, स्मॉल टाउन से या विलेजेस से बच्चे आते हैं, तो जो बड़े शहरों की चकाचौंध होती है, तो उसमें ज़्यादातर ऐसा देखने को मिला कि बच्चे उस चकाचौंध में खो जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो एम पे फोकस रह पाते हैं। आपने इस चीज को कैसे मेंटेन किया? बड़े शहरों में मुझे खुद मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किया था। मैं कभी किसी बड़े शहर में रह रही थी। पहला मेरा एक्सपीरियंस जो ग्वालियर बहुत छोटा और बहुत ही शांत तरीके का शहर है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था पुणे में अखबार में काम करने का, पर फिर भी काफ़ी प्रोटेक्टेड लाइफ थी एक तरह से। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है और उस हिसाब से यहाँ आना और यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है। पर मुझे एक एडवांटेज ये था कि मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी प्रोग्राम है, मैंने वहाँ से ही तैयारी की है। मैं कभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन मैंने अपने सामने इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक बिल्कुल फैमिली की तरह मुझे पीयर ग्रुप मिला, जिसमें मतलब मैं जितने नाम कहूँ उतने कम है। आई थिंक मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं मुझे वहीं से मिले हैं। तो वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था जो मुझे वहाँ मिला, जिसके कारण मैं काफ़ी हद तक मेंटली और हर तरीके से मतलब मैं फेस कर पाई इतने बड़े शहर को, जबकि मैं कभी ऐसे शहर में रही नहीं थी। तो उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है तो उसमें हर स्टूडेंट अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है, क्योंकि ये एग्जाम स्ट्रेटजी का ही ज़्यादा है। तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रही थी इस एग्जाम के लिए? तो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है बहुत ही स्टैटिक कुछ सोर्सेज हैं। आई मीन करंट अफेयर्स भी हमें करना है। स्टैटिक के लिए अगर हम देखें तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मुझे लगता है बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहुत सारे अलग सोर्सेज हैं। मैंने कुछ और नहीं किया था क्योंकि मेरा हमेशा से ये था दिमाग में डिसाइडेड कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी। तो डिसाइडेड था कि बहुत ही
शॉर्ट लिस्ट ऑफ सोर्सेज रखनी है, बहुत ही कम सोर्सेज रखनी है, उन्हीं को जितना ज़्यादा हो सकेगा रिवाइज करने की कोशिश करूँगी। बट बहुत सारे सोर्सेज मैंने डिसाइड किया था बहुत ही ज़्यादा पहले कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए मैंने इस बार आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ी थी। मिडिवल हिस्ट्री मैंने कभी बहुत इसी तरह पढ़ी नहीं है, पर उसके लिए सतीश चंद्रा लोग पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर से मैंने वो देखी है। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए मैंने जुल्फ़िकार सर के नोट्स पढ़े थे। बहुत ही अच्छे नोट्स मुझे लगते हैं, मतलब स्टार्टिंग पोर्शन के लिए अगर देखें तो उससे ज़्यादा अच्छे नोट्स मुझे लगता है आप डेफिनेटली देख सकते हैं, बहुत ही प्रिसाइज नोट्स हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन्स एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली मुझे लगता है हेल्प करते हैं। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक में मंथली मैगजीन्स काफ़ी हेल्प करते हैं, तो वो मैंने किया था। प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के लिए मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत डाइसी होता है, कितना भी पढ़ें कितना भी ना पढ़ें, आई थिंक सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाते हैं। तो उस दिन एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा लेवल हेडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा काम रहें, जो भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं लोग उनसे बात करें एग्जाम के जस्ट पहले, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उस दिन कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, वरना कॉन्फिडेंस यूज़ करके आई थिंक बहुत सारी प्रिपरेशन वहाँ यूज़ कर देंगे, बहुत सारा टाइम खराब हो सकता है। यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे एक एज प्रेशर होता है, क्योंकि यूपीएससी में कुछ फिक्स नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है, कितना नहीं लगेगा। आप सोच के तो 2 साल में हो जाएगा, हो सकता है कि 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। एज बाउंडेशन नहीं है, वो तो अटेम्प्ट्स के हैं बाउंडेशन। साथ ही साथ हमारे रिलेटिव्स एंड सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर होता है। जब टाइम लगने लगता है तो ये सारे लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि आपने बच्चे को गलत जगह डाल दिया, फंसा दिया, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे फ्रेंड सर्किल होती है, जिन्होंने हमारे साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है, वो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह करने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, तो हमारे ऊपर एक इकोनॉमिकल प्रेशर भी आता है, यार मैं कहाँ हूँ, मेरी एज भी जा रही है और मैं कुछ अर्न भी नहीं कर रहा हूँ। तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? इसमें मैं कहूँगी प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एग्जाम तो इन एंड ऑफ इटसेल्फ बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। उसके अलावा भी लाइफ चली रही होती है, तो बाकी जो स्ट्रेसर्स हैं लाइफ में वो कॉन्स्टेंट चल रहे हैं, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी इशूज़ हैं और फाइनेंशियल प्रेशर्स जो भी है वो चलते ही रहते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आपने कहा कि वो किसी और स्टेज पे होते हैं लाइफ में और आपको कॉन्स्टेंटली आप कंपेयर करते हो। आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी, मैंने सोशल मीडिया एकदम बंद कर दिया था। मैं पहले भी बहुत यूज़ नहीं करती थी, और वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप मैं कहूँगी। मैं अब कभी भी लाइफ में सोशल मीडिया आई थिंक बहुत ही मिनिमल यूज़ करना चाहूँगी। उसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा मेरे लिए मेंटल हेल्थ पर। उसके अलावा एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आई फील मेरे पास कुछ लोग थे जिनके पास मैं जाके उनसे बात कर सकती थी। मेरी बहन बहुत ज़्यादा, हाँ मेरी बहन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, उन्होंने खुद ही एग्जाम दिया हुआ है, तो वो जानती थी कि कितना टैक्सिंग होता है और टाइम इतना, जैसे आपने बोला, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। फीलिंग्स और इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा आप कुछ बोल नहीं सकते, और तो उस अनसर्टेनिटी के साथ हमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इफ़ वी आर डिसाइडेड, इफ़ वी आर सेट ऑन दिस कि हमें ये करना ही है, तो और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं हर लेवल पे, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट देन देयर इज़ नो रीज़न टू गिव अप। बट ये कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी सेटबैक्स, और उसमें आपको कैसे मेंटल स्टेबिलिटी आपको बनाए रखनी है। हैव सम पीपल दैट यू कैन रीच आउट टू एवरी नाउ एंड देन। आई हैड माय सिस्टर, आई हैड माय फ्रेंड्स, so they were always there for like emotional support, for material support, just everything. ओके, आपने एक वर्ड बोला था इसमें कि मैं सोशल मीडिया से दूर रही, तो उसका मुझे काफी बेनिफिट मिला, खासतौर पर मेंटल हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ाई नहीं, यूज नहीं किया उस प्लेटफॉर्म को? मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज डेफिनेटली यूज़ किया। आई थिंक यूट्यूब काफ़ी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इजीली आप सोशल मीडिया की जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो साइड लाइन करके आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही लिमिटेड यूज़ रिसोर्सेज के लिए आप कर सकते हैं। कुछ ऐप्स होती हैं जैसे, और यूट्यूब पे आई थिंक बहुत ईजिली कुछ भी अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करना है तो हमें बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो बस ये कि उसमें शकीन नहीं होना है कि बस यूट्यूब ही देखें या फिर मींस ओवरऑल आपका यही कहना है कि आप सोशल मीडिया को यूज करो अपने स्टडी के पर्पज से, बाकी अदर जो चीजें हैं वो उनसे बचने की कोशिश करिए। आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहां बेटियों को बेटे के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है और कमजोर समझा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जिनको मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट ये कि बहुत सारी फैमिलीज में बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनके अच्छे घरों में शादी हो जाए।
इसके अलावा पेरेंट्स क्या करता है, बचपन से बेटी को पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट ही, हमारी सोसाइटी का ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो दहेज देने की प्रिपरेशन करने लगता है कि चलो बेटी बड़ी हो जाएगी तो मुझे दहेज भी देना है, तो उसका फोकस एजुकेशन से हटके उस पर आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज में बेटियों को जॉब भी नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है, देखने को मिला है बहुत बार कि जब किसी की फैमिली की कोई बेटी अगर जॉब करने जाती है तो उनकी फैमिली को बहुत तरह की निगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस पे आप क्या राय रखती हैं अपनी, आप क्या सोचती हैं? इसमें जहाँ से मैं भी हूँ, बहुत ही छोटा एक डिस्ट्रिक्ट है नदर एमपी में, वहाँ से वहाँ पर बेटियों को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था। जब मेरे पापा ने डिसाइड किया कि उन्हें मुझे और मेरी बहन को पढ़ाना है, कई लोगों ने उनसे बोला, कई सारे लोग जो वहाँ पर जानते थे उन्होंने बोला बेटियों को यहीं पढ़ा लो, बहुत छोटा तहसील है मेहगांव, वहाँ पर बेटे को आप हॉस्टल में डाल देना वहाँ पर और बेटियों को यहीं पढ़ा लो, क्या ही करना है। पर मैं अपने मम्मी पापा को जितना थैंकफुल हूँ उतना कम है कि उन्होंने डिसाइड किया इन सारी प्रेशर्स के बाद कि हमें अच्छी से अच्छी स्कूल में, मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी जब हम भिंड से ग्वालियर आए पढ़ाई के लिए, मेरी बहन 7th स्टैंडर्ड में थी, 6th स्टैंडर्ड में थी शायद, तो उस वक्त उन्होंने बेटर एजुकेशन के लिए हम ग्वालियर शिफ्ट हुए। और ये है कुछ आई थिंक 10-15 साल पहले की बात है, जब 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो उस टाइम पे मेरे पापा और मेरी मम्मी ने जो डिसीजन लिया, आई थिंक ये बहुत कम लोग ले पाते हैं। उनको भी और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा होगा उनको बहुत ज़्यादा, आई थिंक मतलब कई लोगों ने मेरे पापा को बोला था कि बेटियों को यहीं मेहगांव में बगल वाले स्कूल में पढ़ा दो, क्या करना है, बेटे को हॉस्टल में डाल दो, ये कर दो वो कर दो। तो बहुत ज़्यादा उनको ये देखना पड़ा था। पर ये चीज़ मेरे पापा को बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि एजुकेशन के बारे में उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तक भी नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि यही पढ़ना है, तुम्हें वही पढ़ना है, जो भी मैं पढ़ना चाहती थी उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम सपोर्ट दिया किया। आप लोगों को। हाँ, और मुझे लगता है अब वहाँ पर चीज़ें बहुत चेंज हो रही है, जब वो देखते हैं कि वहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, काफ़ी बच्चे वहाँ से सिलेक्ट हुए हैं इस एग्जाम में और बहुत सारी और चीज़ों में, काफ़ी लोग वहाँ से आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से, मतलब मेरे माँ बाप जैसे लोग अगर हर डिस्ट्रिक्ट में, मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, तो प्लांटरी एक गाँव है राजस्थान में, वहाँ के श्याम सुंदर पालीवाल सरपंच थे, वहाँ पे उनकी बेटी का बहुत छोटी उम्र में देहांत हो गया था। तो वहाँ पर जब भी कोई भी बच्ची पैदा होती है, उन्होंने ये प्रथा चालू की है, हर बच्ची के पैदा होने पर वो 111 पेड़ लगाते हैं, पूरा गांव सेलिब्रेट करता है बच्ची के पैदा होने को। तो ये अगर प्रथा हम शुरू कर सकें, अगर बच्चों को पढ़ाने की प्रथा कोई भी एक माँ बाप शुरू करे, तो ये कितनी आगे जा सकती है, इसकी कोई तो सीमा ही नहीं है। और उस सोच पे क्या कहेंगे कि जैसे हमारे सोसाइटी में जो बच्ची को कमजोर समझा जाता है, या बॉयज के कंपैरिजन में उनको उतना पावरफुल या इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, बहुत सारी चीजें फैमिलीज के अंदर नहीं मिल पाती। ऐसा नहीं कि हर फैमिलीज में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है। तो आप क्या ऐसे पेरेंट्स या ऐसे लोगों से क्या रिक्वेस्ट करेंगी कि बेटियों को क्यों ना कमजोर समझा जाए और क्यों उनको इक्वलिटी दी जाए प्रैक्टिकली तौर पे? मुझे लगता है हम 21वीं शताब्दी में अभी भी हमको इस क्वेश्चन के साथ डील करना पड़ रहा है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है। ये सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है, और बहुत ही शर्म की बात है कि हम अभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस हमें उठाने पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो लड़कों को फॉर ग्रांटेड मिलती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उनको हर एक स्टेप पे उन बेसिक चीज़ों के लिए फाइट करना पड़ता है। एजुकेशन जैसी बेसिक चीज़ के लिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके लिए हमें इतना फाइट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ा इस सोच से बाहर निकलें और आप देखिए अपने आसपास कितना ज़्यादा बेहतर लड़कियाँ कर रही हैं, किसी लेवल पे कम नहीं है। रैंक 1 श्रुति शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रूव किया है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लड़कियाँ पीछे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे समझ नहीं आता, मुझे वाकई समझ नहीं आता। मैं सोचती हूँ कि क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियाँ कम है। मतलब लोगों को अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है कि जिस नजर से आप बेटे को देखते हैं सोसाइटी में, उसी नजर से एक बेटी को भी देखते हैं। अगर नजरिया चेंज होगा तो आई थिंक ये चीजें सुधरेंगी। मिनी, आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कितने बार आपने इंटरव्यू फेस किया? क्या फर्स्ट था या सेकंड था? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मैंने 2019 में मेरा पहला अटेम्प्ट किया था और मैंने मेंस लिखा था। 10 मार्क्स से मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, पर मैं खुश हूँ कि मैंने वो अटेम्प्ट किया। मैं देना नहीं चाह रही थी, मेरी बहन ने मुझे बोला कि ये तो पता चल जाएगा, अगर मेंस लिखने का मौका भी मिला तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने ऑप्शनल वगैरह कुछ मेरा तैयार नहीं था, पर फिर भी मैंने दे दिया और मुझे मौका मिला और मैं खुश हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है। और ऑप्शनल में काफ़ी सारा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बाय मार्क्स में ऑप्शनल में, तो उसी के कारण मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो पाया। दूसरी बार 2020 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था
बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही डाइसी होता है फिल्म्स। तो फिर इस बार फाइनली थैंकफुली हो गया। सब हो गया। इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे इस बार? मुझसे मेरी डैप के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। मुझे ग्वालियर के बारे में पूछा गया था, किस तरीके की एक शॉर्ट एनालिसिस चेयरमैन सर ने मुझे करवाया था ग्वालियर का। उसके अलावा भिंड के बारे में मुझसे सवाल पूछा गया था, जैसा आपने अभी मुझे पूछा कि भिंड में पहले सिक्योरिटी वाइज थोड़े कंसर्न्स थे, डेकॉइटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनफेमस एक लोकेशन है उसके लिए। तो उसमें उन्होंने पूछा कि क्या प्रोग्रेस हुई है। तो वही मैंने कहा कि अब बहुत सेफ लोग कंपैरेटिवली फील करते हैं और बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादा वहाँ पर रुख है, और उस एरा से तो हम डेफिनेटली बाहर आ गए हैं। यूपीएससी पर्सन नहीं, पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो इस पे आप क्या राय रखते हैं? इससे क्या समझते हैं आप? इससे मुझे लगता है कि हर स्टेज पे हमें लगता है कि सिर्फ इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ वहीं पर हमारी पर्सनालिटी जो 5 लोग होंगे वो टेस्ट करेंगे, बट मुझे लगता है थ्रू आउट द प्रोसेस हमारी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही होती है, किस तरीके से हम अपना काम और कूल रखते हैं, स्पेशली उस दिन। क्योंकि मैं जानती हूँ कई लोगों को जो मुझसे बहुत बहुत बेटर हैं, बहुत 100% मुझसे बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, बहुत अच्छे कॉलेजेस से आते हैं, बट वो उस दिन प्रीलिम्स के दिन या मेंस के दिन किसी तरीके से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट दिन होता है। मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होता है, और मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। पर उस दिन हम किस तरीके से अपने आप को काम रखते हैं, किस तरीके से हम मेंटली एक स्टेबल और हैप्पी हेल्दी सिचुएशन में रखते हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस, क्योंकि हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेट, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ डील करते हुए हमें पढ़ना है। तो वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। तो ये आपकी पर्सनालिटी का ही टेस्ट है, किस तरीके से इन सारी सिचुएशंस को आप हैंडल करते हो, एंड यू आर स्टिल एबल टू गिव योर बेस्ट डिस्पाइट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अब तो आप आईएएस बन चुकी हैं, ठीक है? अब ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जाएंगे फील्ड में वर्क करेंगे। आपके अंदर वो कौन से 5 विजन है, 5 विजन्स मैं चाहूंगा वो बताएं कि जो आप देश हित में करना चाहेंगे। आप ऑफिसर बनने के बाद जब फील्ड में जाएंगे तो आपकी अपनी क्या क्रिएटिविटी या इनोवेशन या प्लानिंग कह लीजिए, विजन, वो 5 पॉइंट आप बताएं। मुझे लगता है देश हित में और मेरी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए जो चीज़ें जिन पे मैंने हमेशा से सोचा है कि मैं काम कर पाऊँ, पहला है महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण। सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स विमेन फेस करती हैं बिकॉज वो सुरक्षित नहीं है घरों के अंदर या घरों के बाहर, सड़कों पर। वो इक्वली सेम टाइम पर कोई लड़की नहीं बाहर निकल सकती, लड़के बाहर निकल सकते हैं। वो चीज़ें मेंटली इतनी ट्रॉमेटाइजिंग होती है, हर बार लड़की को सोचना होता है 2 बार 4 बार कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं यहाँ जा सकती हूँ, जबकि वो सेम चीज़ मुझे लगता है लड़के उस स्तर पे नहीं फेस करते हैं। तो वो मेरा एक फोकस रहेगा, महिला सुरक्षा। दूसरा मेरा फोकस मेंटल हेल्थ, क्योंकि बहुत पर्सनली मैंने देखा है, और जिस तरीके का भी वायलेंस होता है पर्सनल लाइफ में या बाहर, हर तरीके से वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इवन द रेट ऑफ क्राइम इन सोसाइटी। तो वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, एंड आई थिंक द वेरी फर्स्ट स्टेज वेयर वी कैन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कई ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड लोग ही कई तरह के क्राइम्स परपेट्रेट करते हैं। अगर हम उसको वहीं पर रोक सकें, और मेंटली अगर हम हेल्दी हैप्पी सोसाइटी, अगर हम लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, नो मैटर वेयर दे कम फ्रॉम, नो मैटर व्हाट देयर economic or social status is, I think that's very important, and listening to people in terms of whatever they're going through. ये 3 पॉइंट हुए आपके, जो और क्या? ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है। हमारी प्रोडक्टिविटी देश के स्तर पर और शहरों के स्तर पर, अर्बन हीट आइलैंड जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी एवरीडे बेसिस पे अफेक्ट करता है। हम अभी भी इसको झेल रहे हैं। तो उस पर अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो भी पेड़ लगाना या फिर किसी भी तरीके के जो लोकल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वन। जी उस पर मैं काम करना चाहूँगी। चौथा मुझे लगता है जो हमारी सोसाइटी में जो बूढ़े लोग हैं उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक्टिव एजिंग और हेल्दी एजिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो वो मैं चाहूँगी कि किसी तरीके से reintegration into the society where they feel that they are active members of the society and they contribute to it. And lastly मुझे लगता है एजुकेशन में जनरली जो भी मेरी जिस भी तरीके का मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसके अंदर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, क्योंकि इक्विटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतनी नहीं है। बहुत बड़ी हायरार्की मुझे लगता है अगर आप बहुत एलीट प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ, वहाँ से अगर आप पढ़ते हैं
वहीं अगर आप किसी रूरल एरिया से आते हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ अगर हम देखें तो पढ़ाई की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हमें मिलती है। वहीं रीजनल डिस्पैरिटी जो है और काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग के टर्म्स में जो कमी है, उसमें जो भी मैं कर सकती हूँ। आपकी नज़र में एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर देखा जाता है कि ये होता है कि एजुकेशन का मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पाना। अगर आपने जॉब नहीं पाई तो इट मीन्स कि आपकी एजुकेशन बेकार है, मतलब इसी बेस पे उसको मेजर किया जाता है किसी पर्सन को। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इस पे आप क्या राय रखते हैं कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब होनी चाहिए या ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये सवाल ही मुझे बहुत ऐसा है कि क्यों है ये सवाल। तो डेफिनेटली ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही एजुकेशन का रोल होना चाहिए। और एजुकेशन का रोल ये होना चाहिए सोसाइटी में लोग किस तरीके के हैं, वो एक रोल होना चाहिए एजुकेशन का, कि क्या महिलाओं की इज्जत कर पाते हैं लोग, क्या हर किसी को इक्वली ट्रीट कर पा रहे हैं लोग, या फिर क्या वो भेदभाव कर रहे हैं किसी भी आर्बिट्ररी बेसिस पे। तो आई थिंक वो एजुकेशन का पर्पस है। और किसी भी तरीके का सक्सेस अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है किसी सक्सेस से ही एजुकेशन को मापना ये मतलब बहुत ही इनकम्प्लीट है और बहुत गलत लेकिन है। हमारी सोसाइटी, आपने पूछा ना ये सवाल क्यों, ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी ये है कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है, भले उसने पीएचडी कर लिया हो या बहुत कुछ बड़ा कर रहा हो, बट अगर उसने गवर्नमेंट जॉब नहीं पाई, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है या प्राइवेट में भी अच्छी जॉब नहीं पाई, तो जनरली हमारी सोसाइटी क्रिटिसाइज करती है, बोलती है इसने कुछ नहीं पढ़ा, इसको कुछ नहीं आता होगा, इसने जॉब नहीं पाया। तो ये एक मेजरमेंट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड था। हाँ, ये तो होता ही है, मतलब कि जॉब या वही किसी भी किस तरीके से हम सक्सेस को इवैल्यूएट करें, क्या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब पाना ही सक्सेस है। सोशल रिकग्निशन हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा सोशल रिकग्निशन मिलता है, बट आई थिंक थोड़ा फ्लॉड है डेफिनेटली। और हमें एज अ सोसाइटी समझना पड़ेगा कि एजुकेशन इज अबाउट giving more and more opportunities to people what they want to do in their life. If someone wants to go in sports, then they should have the facilities and the support to be able to do that. I mean, यही है कि हम जितना ज़्यादा, जो हमारी डेफिनेशन है डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो भी वही है कि जितनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस लोगों को मिले वो और इन्फॉर्म्ड चॉइस को ले सकें, दैट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। और मुझे वही लगता है जो भी जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, लोगों को उस फील्ड में जाने का मौका और सपोर्ट मिले, सोशल सपोर्ट मिले, फैमिलियल सपोर्ट मिले, हर तरीके से उनको। साथ ही साथ एक आपके अंदर बड़े स्तर पे समझदारी डेवलप हो, साथ में आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये चीजें जब तक नहीं होंगी तो आपकी पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसी वजह से शायद बहुत बार देखने को आता है कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट या अदर ऑफिसर्स या अदर एम्प्लॉई जो होते हैं बहुत बार सुसाइड भी करते हैं। इस तरह की निगेटिव चीजें भी देखने को आती, क्योंकि आपने एजुकेशन तो ले लिया लेकिन जो लाइफ स्किल है, जो अदर पार्ट था, वो रह गया। ये जनरली सबके साथ होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो प्रीलिम्स में रह जाते हैं, मेंस में रह जाते हैं, कुछ लोगों का इंटरव्यू नहीं क्लियर होता है, बार बार इंटरव्यू से आके फिर प्रीलिम्स देना पड़ता है। आपके फ्रेंड सर्किल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपके जानने में बहुत सारे लोग होंगे। तो इंसान इतनी मेहनत करके इंटरव्यू तक पहुंचता है, फिर वहां से फिर बैक आना प्रीलिम्स पे। और बहुत सारे तो ऐसे जिनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, 5-5, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट दे देते हैं। तो उससे कैंडिडेट टूट जाते हैं अंदर से, बहुत एक होपलेस हो जाना, एक निराशा अंदर आ जाती है कि पता नहीं क्या फ्यूचर में होगा, और फिर खुद को मोटिवेट करना उस चीज के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उस कंडीशन को ही फेस करके आप यहाँ तक पहुंचे। आपने बताया कि मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो इट मीन्स कि 2 बार आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा। तो आप इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है ये जो फेलियर्स हम फेस करते हैं बिफोर दैट फाइनल सक्सेस, वो बहुत ज़्यादा जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने मुझे पूछा था पर्सनालिटी का टेस्ट है, पर्सन का टेस्ट नहीं है, वो हम इसी तरीके से देखते हैं कि आप उस फेलियर से कैसे उठते हैं, किस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करते हैं उसके आगे। और ये मैंने कई लोगों के केस में देखा, मैंने खुद के केस में, मेरा 3rd अटेम्प्ट था और ऐसा लगता है कि बस अब नहीं देना, हो गया, अब तो मतलब नहीं करना, इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है और इतना प्रेशियस टाइम होता है हमारा, इट्स द बेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स, और हम इतना टाइम दे रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि अब बस ठीक है, आई डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव, बहुत मैं कुछ और बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पर मुझे लगता है अगर आपको पता है, आप इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी ना किसी बेसिस पे कि आपका पिछली बार कितने ही मार्क्स से रह गया, या पिछली बार इस सब्जेक्ट में अगर आप वो इवैल्यूएट कर पा रहे हैं कि इफ यू
एबल टू पिन दैट डाउन कि यहाँ पे मुझे दिक्कत है, यहाँ पे मैं काम करके इस तरीके से काम करके मैं इसमें बेटर कर सकती हूँ। तो गिव अप करने की कोई बात ही नहीं है, बस उस पर काम करें और खुद को मोटिवेटेड रखें कि ये बस 2-4 और स्टेप्स और बस सफलता मिल जाएगी। मिनी, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Nasir sir, for inviting me today and for helping me during this process, entire process, in terms of experience and names, especially history and ethics. I think जितना भी मैं क्रेडिट इतने सारे लोग मेरी लाइफ में रहे, so I really want to thank you and everyone.